स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं ज्योग्राफी का पहला कॉन्सेप्ट लेकर के। ये कॉन्सेप्ट आपकी दुनिया बदल देगा, आपके ज्योग्राफी पढ़ने का स्तर बदल देगा। ज्योग्राफी हम पढ़ना शुरू कर देते हैं कुछ ऐसे कंटेंट्स को लेकर के जो कि बस केवल हमारी जो ज्योग्राफी की पढ़ाई है वो धुएं में रहती है। तो क्यों ना हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के अर्थ के बारे में समझ लें और फिर ज्योग्राफी को हम लोग समझें। ठीक है, बहुत बड़े बड़े टीचर आपको अलग अलग तरीके से ज्योग्राफी पढ़ाने का हुनर रखते हैं, और क्यों नहीं रखते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। और एक्सपेरिमेंट कैसे किया, उन बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे क्रिटिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जिनको ज्योग्राफी का जी नहीं समझ में आता था। तो इसलिए वो अपना नुस्खा लेकर के आते हैं और अलग अलग तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि मैंने देखा है आमतौर पर बच्चों में कि सर मैप नहीं समझ में आता है। सर मैप कैसे करें, सर बता दीजिए प्लीज। मैप कैसे समझ में आएगा जब आपने मैप को सिर्फ केवल देखा ही था। मैप को देख करके डर लगने लग जाता है, अरे ये क्या है, ये लाइनें कैसी बनी है, ये फिजिकल मैप क्या होता है, ये पॉलिटिकल मैप क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि लीजेंड्स क्या होते हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं। किसी भी मैप में हम मैप को देखने से पहले ये देखना चाहिए कि उनके इंडेक्सेस क्या दिए गए हैं। उन इंडेक्सेस में ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जो जिनकी पहचान हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी फिजिकल मैप में देखें और कई सारे क्रॉप्स दिखाई जाती हैं, वीट की क्रॉप दिखाई गई, राइस की क्रॉप दिखाई गई है, पल्सेस की क्रॉप दिखाई गई है, तो उनके लिए इंडेक्सेस के लिए अलग अलग लोगो बने होते हैं, साइंस बने होते हैं, जिनके अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं कि किस प्रदेश में कौन सा क्रॉप्स की जा रही है, कौन सी फसल की जा रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने पहले सोचा कि अगर हम पहले इन चीजों पे आ जाएंगे तो हमारा वो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा जिसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए आपको बता देना चाहता हूं कि मैं हूं दीपेंद्र और आपका स्वागत है मेरे चैनल में जीएस विद दीपेंद्र सर में। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने एक अर्थ के शेप में एक शेप तैयार करी है, और वो शेप में अगर आप देखें सबसे ऊपर जो पॉइंट है वो नॉर्थ पोल बोला जा रहा है और सबसे नीचे का पॉइंट साउथ पोल बोला जा रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ध्रुव पर चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं बेटा, यहां पर सर्दियां ज्यादा पाई जाती हैं, सर्दियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि यहां पर सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है। इन क्षेत्रों पर सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ने की वजह से यहां पर वर्ष भर सर्दियां ही होती हैं। ठीक है, इसके नीचे वाले अगर पेटल पे आए, यहां पर आए अगर, तो इसको हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेट रीजन कहते हैं। टेम्परेट रीजन कहते हैं, और इसका मतलब होता है शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। और क्योंकि ये उत्तरी हेमीस्फीयर में पाए जाते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, सेम सेम बिल्कुल अगर साउथ पोल के ऊपर वाला हिस्सा देखें, जैसे कि नॉर्थ पोल के नीचे वाला हिस्सा टेम्परेट रीजन कहलाता है, जिसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसी तरीके से साउथ पोल के ऊपर वाला हिस्सा, उसको भी टेम्परेट रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन। और इसको भी हम लोग कहते हैं क्या? क्योंकि ये दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध।
ठीक है। अब शीतोष्ण का मतलब होता है शीत प्लस उष्ण। शीत प्लस उष्ण मतलब जहां पर सर्दियां भी पाई जाएं और गर्मियां भी हों, ऐसे कटिबंध, ऐसे क्षेत्र हमारे टेम्परेट रीजन में आते हैं। और टेम्परेट रीजन आपके दो पड़ते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और एक दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, एक सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, ये कितने से कितनी डिग्री के बीच में लाई करते हैं इसको समझ लेते हैं। अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें तो टेम्परेट रीजन 23 1/2 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66 1/2 डिग्री नॉर्थ तक फैले हुए हैं, जबकि साउथ में ये 23 1/2 डिग्री साउथ से लेकर के 66 1/2 डिग्री साउथ तक फैले हुए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं। अगर आप इन दोनों लाइनों पर ध्यान दें, जिसमें मैंने लिख रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कहां लाई करती है, किस डिग्री पर लाई करती है, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में लाई करती है। इसी तरीके से अगर हम सदर्न पार्ट में जाएं, सदर्न हेमिस्फीयर में जाएं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको मिलती है 23 1/2 डिग्री साउथ में। इन दोनों को याद करना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जगह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कर देते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जगह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर देते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसको कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, जबकि कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, यानी कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में लाई करती है कर्क रेखा, जो कि कितने डिग्री पर लाई करती है, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में, उत्तर में लाई करती है। ठीक है, अब अगर बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो वो भी बेटा 23 1/2 डिग्री में ही लाई करती है, लेकिन वो सदर्न पार्ट में लाई करती है। क्लियर। अब कितने बच्चों को ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर नहीं समझ में आ रहा। चलिए इसके लिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कैसे, अगर आप ये मान के चलें कि ये हमारी जो है, मान के चलें क्या, ये हमारी इक्वेटर है, क्या है, इसको इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। हिंदी में इसको विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत, विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पर लाई करती है। कितने डिग्री पर लाई करती है, 0 डिग्री पर लाई करती है। अगर अर्थ के दो टुकड़े कर दिए जाएं, अर्थ के दो टुकड़े कर दिए जाएं, तो एक जो हेमिस्फीयर है, मींस गोलार्ध, इस तरीके से दिखाई देगा, जबकि नीचे वाला गोलार्ध आपका इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। क्योंकि बेटा साउथ पोल नीचे वाले गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए इस पूरे हिस्से को हम, इस पूरे हिस्से को, ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सदर्न, सदर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अगर हम इसको इधर साइड लिख दें, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और क्योंकि नॉर्थ पोल में जो ऊपर वाला हिस्सा पड़ता है, इसलिए इस पूरे गोलार्ध को हम किस नाम से जानते हैं, नदर्न। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, और हिंदी में इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। अब अगर आप समझें तो आप समझ जाएंगे कि क्यों इसको हम उत्तरी गोलार्ध कह रहे हैं और क्यों इस एरिया को दक्षिणी गोलार्ध कह रहे हैं। आपको बात समझ में आ गई। ये बिल्कुल वही सेम
हिस्सा है जो कि मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया है। अगर आप देखें इस एरिया के बारे में बात करेंगे तो ये वही है, क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। क्या है, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं ना इसको, इंग्लिश में टेम्परेट रीजन कह देते हैं, टेम्परेट रीजन है। जबकि हमारी ये वाली जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, इसको कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। जबकि अगर आप साउथ में आए, साउथ में आए तो आपका ये हिस्सा जो है वो शीतोष्ण कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, और इसको मकर रेखा कहते हैं, इस लाइन को मकर रेखा कहते हैं। कितने डिग्री पे लाई करती है बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, कितने डिग्री पे लाई करती है, ये आंसर आप ही देंगे। क्वेश्चन है कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में कितनी डिग्री पर लाई करती है, आप ये आंसर देंगे और मैं आगे की बात करता हूं। क्या कि फिर अब बात ये आती है कि सर आपने ये तो बता दिया, क्या कि ये वाला रीजन तो आपने बता दिया कि इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, टेम्परेट रीजन कहते हैं सर, लेकिन आपने नॉर्थ पोल वाला जो ये हिस्सा है इसके बारे में बताया ही नहीं सर आपने, है ना। उसके बाद में आप कहेंगे सर ये बताइए, आपने विषुवत रेखा के पास वाला जो हिस्सा है उसके बारे में तो बात ही नहीं करी आपने, जरूरी ही नहीं समझा, ये तो बात गलत है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं। मैंने सबसे पहले यहां से शुरुआत नहीं करी, उसका रीजन ये था, ये सबसे ज्यादा बड़ा है, बड़ी चीज लोगों को ज्यादा पसंद आती है, इसलिए बड़े से शुरू किया। बड़ा रसगुल्ला अगर मिल जाए तो पहले खा लेते हैं, इसीलिए हमने क्या करा कि बड़े वाले रसगुल्ले से शुरू करा ताकि चीजें समझ में आए। अब ये जो दुबले पतले लोग हैं इनके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। हालांकि मैंने टेम्परेट रीजन के बारे में बता दिया है, जिसको हम शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। मैंने आपको ये बता दिया क्यों इस हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि अगर विषुवत रेखा को देखें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड करती है गोलार्धों को। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल के नाम से बोला जाता है, इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जबकि नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल के नाम से बोला जाता है, इसलिए इसको सदर्न रीजन कहते हैं या हेमिस्फीयर कहते हैं। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, मैं बता रहा हूं अभी विषुवत रेखा के बारे में, लेकिन एक चीज नोटिस करी होगी आपने कि 23 1/2 डिग्री एन लिखा रहता है और यहां पर एस लिखा रहता है। बेटा ये नॉर्थ और एस ये हेमिस्फीयर को बिलोंग करते हैं कि 23 1/2 डिग्री नॉर्थ यानी कि किसकी बात कर रहे होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे होंगे, और 23 1/2 डिग्री साउथ में अगर बात करेंगे तो हम बात कर रहे होंगे सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा की बात कर रहे होंगे। अब आइए चलते हैं हम 0 डिग्री लाइन पर। 0 डिग्री लाइन जो कि विषुवत रेखा कही जाती है और इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। ये लाइन अपने आप में बहुत ही ज्यादा बेशुमार रहने वाली लाइन है, मतलब इसकी कहानी अगर ना हो तो सबकी कहानी बेकार है। तो इसकी कहानी पहले समझ लेते हैं। ये कहानी ये बताती है कि ये जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में डिवाइड करती है। सबसे पहली तो बात, आप पॉइंट में अपना अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो राइट करते जाइए कि पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली जो लाइन है या दो हिस्सों में डिवाइड करती है जो लाइन, वो कौन सी है, विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, जो कि 0 डिग्री पे लाई करती है। पृथ्वी के अगर मैप में या वर्ल्ड मैप में देखेंगे या ग्लोब पर देखेंगे तो जो हमारी इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, वो 0 डिग्री पे लाई करती है। कहां लाई करती है, 0 डिग्री पे लाई करती है। ये पृथ्वी को कितने भागों में डिवाइड करती है, 2 भागों में डिवाइड करती है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये बात हम लोगों ने समझ ली कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करती है। अब एक बात बताइए, ये वाला जो हिस्सा है इसको बेटा कहते हैं, इसको कहते हैं टेम्परेट रीजन। क्या कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं आपको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। ये ट्रॉपिकल रीजन क्यों है, यानी वर्ष भर गर्म रहता है, साल भर ही गर्मी रहता है। यहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि समझ लो आदमी भी पिघल जाए, लेकिन पिघलता नहीं आदमी। आदमी बड़ा खतरनाक हो गया आज के टाइम पे, हर मौसम को वो खाया जा रहा है, पचा ले रहा है। इतना समझाया जा रहा है पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, रोज हम लोग जब भी निकलते होंगे तो क्या कुछ लोग पेड़ काटते हुए दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं ना, बड़े बेरहमी से काट देते हैं पेड़ को, है ना।
और बना रहे हैं रोड, और रोड तो बननी जरूरी भी है। अगर रोड नहीं बनेगी तो विपक्षी पार्टी क्या बोलेगी, क्या बोलेगी? हाँ, यही जो आप सोच रहे वही बोलेगी, सही बात है। चलो आगे बात नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बेटा ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो आपका सबसे गर्म रहता है। कौन कौन सा वाला? ये जो अगर आप देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला एरिया जो है ये ट्रॉपिकल रीजन कहे जाते हैं, यानी उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। यहां पर भी आपका उष्ण कटिबंध है, क्योंकि आधे हिस्से में कर दिया। तो आप सोच रहे होंगे ये लाइन कैसी, ये तो आपका गोलार्ध कटा हुआ है, वही चीज है ये, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा ये क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास, क्वेश्चन ये बनता है कि साल भर गर्म रहता क्यों है? साल भर ये क्यों गर्म रहता है? ऐसे क्या रीजन है? भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई वहां रोटी पकाता रहता है रोज, चूल्हा जल रहा है, चूल्हा जल रहा है, चूल्हा जल रहा है, जल रहा है चूल्हा, तो ऐसा तो नहीं है। हालांकि चूल्हा तो जलता ही है, लेकिन घरों में जलता है, यहां नहीं जलता है। अगर हम देखें और इस फिगर को समझना चाहें तो हमें ये पता चलता है कि क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो किरणें हैं, सनरेज हैं, वो एनुअली इस पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, स्लैंटली नहीं पड़ती हैं, वर्टिकली पड़ती हैं। यानी कि अगर एक सन अगर हम बना दें, अगर इसको हम सन मान लें, तो यहां पर इस पर सनलाइट बिल्कुल तीव्र तरीके से पड़ती है, जिसकी वजह से यहां पर वर्ष भर गर्मी रहती है बेटा। क्योंकि सनरेज वर्ष भर यहां पर सीधे पड़ती हैं, वर्टिकली पड़ती हैं, इसलिए ये क्षेत्र बहुत ही गर्म रहते हैं और इसलिए इनको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। किसके बीच में लाई करते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। किसके बीच में लाई करते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो फिर सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये बनता है, फिर इस लाइन का क्या मतलब है? बेटा इस लाइन का मतलब तो मैंने बता दिया, लेकिन हमने अभी बात नहीं करी फॉरेस्ट के बारे में, जंगलों के बारे में, रेन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात नहीं करी हमने। अब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? बेटा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पर इक्वेटर लाई करती है, उसके 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में जो एरिया है हमारा, वो कॉन्गो बेसिन का आता है। समझ में आ रही बात? कॉन्गो बेसिन का आता है। और ये कॉन्गो बेसिन जो हैं, ये एरियाज आपके इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। और ये कहां तक बिलोंग करते हैं? ये बिल्कुल 10 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से 10 डिग्री के ऊपर, मतलब नॉर्थ में, और जबकि नीचे यानी साउथ में ये जो एरिया रहता है, ये जो एरिया रहता है बेटा, ये उष्ण कटिबंध में आता है। और क्योंकि यहां पर नमी ज्यादा पाई जाती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो साल भर बारिश भी होती है। और बारिश होती है जिसकी वजह से यहां पर जो एरिया होता है, वहां पर मौजूद रहने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, वो साल भर सदाबहार बने रहते हैं। सदाबहार इतने वृक्ष होते हैं ये कि इनकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही छैली छैली होती हैं, और पत्तियां इतनी छैली होती हैं कि सूर्य की रोशनी भी जमीन पर नहीं आ पाती है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या कि यहां पर साल भर वर्षा होती है, क्योंकि ये मामला जो है उष्ण कटिबंध है, और बेटा इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो आज के टॉपिक में अभी हमने जो समझा उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी कि शीतोष्ण कटिबंध कहां पड़ते हैं। बेटा शीतोष्ण कटिबंध जो है वो आपके 23 1/2 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66 1/2 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपके शीतोष्ण कटिबंध पड़ते हैं। इसका मतलब ये माना जाता है कि वहां पर शीत और उष्ण यानी सर्दी और गर्मी दोनों ही आती है, चाहे वो नॉर्थ एरिया में हो या साउथ एरिया में हो। ठीक है, फिर हमने बात करी कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन होते हैं जहां पर सन रेज वर्ष भर एनुअली सीधे पड़ती हैं, वर्टिकली पड़ती हैं, इसलिए वर्ष भर वहां पर गर्मी रहती है, जिसकी वजह से ये वाला पूरा एरिया आपका ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, यानी कि उष्ण कटिबंध कहलाता है। फिर हमने इससे पहले एक बात और करी थी कि पृथ्वी में जो विषुवत रेखा पाई जाती है, वो विषुवत रेखा पृथ्वी को कितने गोलार्धों में डिवाइड करती है।
बेटा उत्तरी गोलार्ध में डिवाइड करती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी डिवाइड करती है। लेकिन एक बात यहां पर नहीं बताई, क्या केवल 2 गोलार्धों में ही डिवाइड नहीं करती है बेटा, पृथ्वी को 4 गोलार्धों में डिवाइड करती है। अगर हम विषुवत रेखा के हिसाब से देखें तो 2 गोलार्ध आपके उत्तरी गोलार्ध हो गए और 2 गोलार्ध मतलब एक तो उसमें से उत्तरी गोलार्ध हो गया और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम प्राइम मेरिडियन लाइन से देखें, ग्रीनविच लाइन से देखें, ग्रीनविच लाइन जो कि कही जाती है लॉन्गिट्यूड लाइन, अब ये एक नया मैंने वर्ड बोल दिया लॉन्गिट्यूड लाइन, इसके बारे में भी आएंगे, जो कि बेटा वर्टिकली पड़ती है। ये देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन ये वर्टिकली पड़ती है, मतलब अगर देखें यानी नॉर्थ से लेकर के साउथ पोल तक ये जा रही है लाइन, ठीक है। ये लाइन भी अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक आपका पूर्वी गोलार्ध होता है और एक पश्चिमी गोलार्ध होता है बेटा। तो इसलिए कहीं ये ना रह जाए कि सर आपने तो सिर्फ 2 ही गोलार्ध बताए थे, सर 4 गोलार्ध होते हैं, ये तो आपने गलत पढ़ा दिया। ऐसा भी होता है ना, कहते हैं ना आप लोग? हाँ कहते हैं, मुझे पता है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आगे की बात करते हैं। अभी इसमें मैंने कहा ना कि हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर से चल रहे हैं, सबसे पहले बड़ा रसगुल्ला, उसके बाद में छोटा रसगुल्ला, फिर सबसे छोटा रसगुल्ला। अब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बात कर लेते हैं। भाई ये खाली है, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया कि ध्रुवों पर यानी पोल पर सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और उसका मेन रीजन क्या होता है कि जो सनलाइट है वो इन गोलार्धों पर बिल्कुल तिरछी पड़ती है। कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है, इस तरीके से, ऐसे। तो अगर ये सन है हमारा, यहां सन है, तो क्योंकि तिरछी लाइट पड़ती है इस वजह से यहां पर फ्रिजिड जोन होता है। कैसा जोन होता है? फ्रिजिड जोन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं बेटा, हम टुंड्रा रीजन भी कह सकते हैं। बहुत ही ठंडे क्षेत्र होते हैं। कैसे? टुंड्रा रीजन। यहां कौन से रीजन पाए जाते हैं? टुंड्रा, टुंड्रा रीजन भी बोल सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं क्या, फ्रिजिड जोन। यानी यहां बहुत ठंड होती है। और इसका उदाहरण अगर मैं बताऊं आपको, फ्रिजिड जोन, FRIGID ZONE, फ्रिजिड जोन, यानी कि इन कटिबंधों पर अगर देखें, यानी कि यहां पर इसको कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। यहां पर वर्ष भर सर्दी पड़ती है, शीत कटिबंध। और इनको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? फ्रिजिड जोन कह सकते हैं। टुंड्रा रीजन पाए जाते हैं यहां पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर सनलाइट जो है वो तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से यहां पर वर्ष भर सर्दी पड़ती है। तो ये आपका तीनों पार्ट में क्लियर हो गई बातें। एक तो टेम्परेट रीजन बताया, ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बताया, और फिर आपको मैंने फ्रिजिड जोन के बारे में बताया। इसमें एक चीज और रह गई क्या, कि इन लाइन को, जैसे कि मैंने इसको बताया कि सर इसको बताया कि मैं ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, बेटा इन लाइनों को भी कुछ कहते हैं, इन लाइनों को भी कुछ कहते हैं। बेटा इस लाइन का क्या नेम है? कौन बताएगा? इस लाइन का नाम होता है बेटा आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और नीचे वाली लाइन का नाम क्या होगा, ये आप बता सकते हैं? बताइए। अर्थ के साउथ पोल में, अर्थ के साउथ पोल में, या यूं के वर्ल्ड मैप में साउथ में अगर देखें तो हमें कौन सा कॉन्टिनेंट दिखाई पड़ता है? ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से अभी। चलिए ठीक है, मुझे पता है आप दे देंगे, हालांकि आप बहुत समझदार बच्चे हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे ही मेरे चैनल पे आते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो चले जाते हैं, मुझे मालूम है। वो लाइक भी नहीं करते, वो शेयर भी नहीं करते, और वो सब्सक्राइब भी नहीं करते। कोई बात नहीं, हमें उन बच्चों से ही आशा है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेरे साथ बने रहें, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो ना बने रहें, उनसे मेरा कोई भी टच नहीं है। रियल बता रहा हूं, जो ध्यान से समझ करके पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है, नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाते चलिए, वही आपके लिए काम आएगा बेटा। क्योंकि हर बार आप वीडियो नहीं तलाशेंगे, हर बार आप अपनी आंखें नहीं फोड़ना चाहेंगे, क्योंकि कितना वीडियो देखेंगे आप? भाई दिन भर मोबाइल में तो लगे नहीं रहेंगे, कुछ हाथों से भी अगर मेहनत कर ली जाए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि पहला पेपर जो आप प्रीलिम्स का देंगे यूपीएससी का या यूपीपीएससी का, तो वो तो आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, टिक मार्क कर लिया,
लेकिन मेंस अगर आप क्वालिफाई करना होगा तो उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड होगा, वहां पर तो लिखना पड़ेगा ना आपको जाकर के, इसलिए नोट्स बनाते रहिए। क्लियर हो रही बात ना? और हाँ, घर पे रह करके पढ़ाई करिए। देख रहे हैं ना आज के टाइम पे क्या हो रहा है, दिल्ली में 3 छात्रों की मौत हो गई, आपको तो पता ही है, आप तो अपडेट रहने वाले छात्र हैं। किस लिए मौत हो गई? बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी। बेसमेंट में जो भी कोचिंग चल रही हो उन पर ध्यान दीजिएगा। आप जहां कहीं पे भी कोचिंग करो, बढ़िया है, अच्छी बात है, करो कोचिंग भैया, लेकिन सबसे पहली बात अपनी सुरक्षा के लिए देख लेना कि क्या इक्विपमेंट नजर आ रहे हैं। एग्रीमेंट साइन करा लेना, और एग्रीमेंट तो बाद में साइन कराना। एग्रीमेंट में क्या होगा, तुम्हारी जान चली जाएगी। एग्रीमेंट में भी क्या होगा, इससे अच्छा यही है कि पहले देख लेना कहां पढ़ रहे हो। वो डायलॉग याद आता है क्या, गेंडा स्वामी और उसका राजकुमार का। वो कहता है गेंडा स्वामी राजकुमार से, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप, वो वाला हाल मत करना, पाइप वाइप पीना नहीं। हाँ, बारूद के ढेर पर मत खड़े हो, वो तो मूवी थी, वो तो खड़ा भी हो सकता है, और हम लोग क्या है, मत खड़े हो ना भाई। देखो बच्चों की मौत हो गई, उनके माता पिता का क्या सोच रहे होंगे कि मैंने तो भेजा था अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगले ही पल खबर आ जाती है कि आपके बेटा बेटी नहीं रहे। तो बेटा घर में रह करके पढ़ाई करो, टाइम बचे जो मम्मी पापा की मदद करो, उसमें ज्यादा आप सफल होगे। ऐसा नहीं है, घर में रह करके भी पढ़ाई की जा सकती है। मेरे से अच्छे अच्छे चैनल भी होंगे बेटा, वो भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब मैं जिस तरीके से पढ़ाई करवा रहा हूं वो विस्तृत तरीका है। मैं कोई क्लिप, वीडियो क्लिप, छोटी छोटी क्लिप बनाकर मैं आपको नहीं दे रहा हूं कि हाँ ठीक है, एक लाइन बताया कि क्या कि विषुवत रेखा 0 डिग्री पे लाई करती है, टिक, और बस भेज दिया। ये काम नहीं है हमारा। पूरा पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे विस्तृत रूप में पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को समझ में आए। चलिए आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक में मैंने बता दिया, पोल पर सबसे ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं, हिंदी में इसको शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो पहला अगर पोल से शुरू करें बेटा, पोल से शुरू करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पकड़ें तो सबसे पहले कौन से कटिबंध आते हैं? शीत कटिबंध आते हैं, बिल्कुल ठीक। इसके बाद में उसके नीचे आए, यानी कि टेम्परेट जोन में, टेम्परेट जोन में आए तो नॉर्थ का टेम्परेट जोन और साउथ का टेम्परेट जोन क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि टेम्परेट रीजन कहलाते हैं। और जब हम विषुवत रेखा के पास आ जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट करके देंगे कि जब हम विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में आएंगे इन रीजन्स को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर आप लोग देंगे। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे की बात कर लेते हैं। हाँ, एक बात और रह गई कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देखो भाई, लेटीट्यूड का मतलब लेटा हुआ, खटिया पे ऐसे फोल्डिंग पे लेट जाते हैं। अरे गांव में खटिया ही कहते हैं यार, हंसना नहीं मेरे ऊपर, ठीक है? मैं भी गांव का ही हूं, गांव से आया हूं, तो खटिया ही बोलता था भाई, खटिया गांव में कहते हैं खटिया। और यहाँ पे फोल्ड कर लो, और जो भैया जिनका बेड है वो बेड बोलते हैं, एसी वाले बच्चे, है ना? तो जो भी है, जो बोलते हो आप लोग काम चला लो, मेरे पर हंसना नहीं प्लीज, ठीक है ना? मुझे बड़ा खराब लगेगा। जो भी हो, फिलहाल काम चला लो। तो भाई क्या करें, लेटा हुआ जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं लेटीट्यूड। अब यहाँ पर लेटा हुआ कौन है? देखो, अगर मैं इन दो फिगर में देखूं तो कौन लेटा हुआ है? ये तो खड़े हैं, तो ये तो लेटीट्यूड नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले लेटा कौन है? ये लेटा है भाई, ये लाइन लेटी हुई है, इसलिए इसको कह देंगे लेटीट्यूड। क्या कह देंगे? लेटीट्यूड कह देंगे, ठीक है? और क्योंकि ये लाइन खड़ी हुई है तो इनको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड कह देंगे। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है बताओ, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहने में? है कोई दिक्कत आ रही? नहीं आ रही, बहुत आसान है। अब आप इसको चाहे तो मैप पे मिला लो। तो ये जो, अगर हम आपसे पूछें कि जो हमारी कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ये कौन सी लाइन में आएंगी? लेटीट्यूड में आएंगी कि लॉन्गिट्यूड में आएंगी? हाँ बिल्कुल सही बताया, ये आपकी आएगी लेटीट्यूड में, ठीक। अब ये बताइए, अगर ग्रीनविच लाइन की बात करें तो ये किस लाइन में आएगी? ये लॉन्गिट्यूड में आएगी। तो मुझे लगता है सारे टॉपिक, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था एक ग्लोब का, जिसमें उसके तापमान के आधार पर मैंने आपको ये जानकारी दी है, ठीक है? और क्योंकि मैंने जानकारी आपको अपने समझ के अकॉर्डिंगली मैं तो सोच रहा हूं पूरी दे दी है, लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक ऐसा रह गया हो
जो आपके तरफ से नहीं मैंने क्लियर किया है तो वो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बता सकते हैं। उसके लिए मैं आपको और विस्तृत तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं के लिए था, इतना ही था। और सिंपलिसिटी के साथ में मैंने ये वीडियो बनाया। आपसे मैंने थोड़ी बहुत गुफ्तगू ऐसी करी जैसे दोस्त याराना तरीके से मैंने करा। उस पार्ट को हटा करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नोट्स बना लेना बेटा, और फिगर को बना बना करके ही समझो। नोट्स में फिगर जहां पर आता है फिगर को बना कर चलो। अपना ध्यान रखो, अपने समाज का ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो और वातावरण का भी ध्यान रखो, ताकि हमारे आसपास में रहने वाले लोग, बच्चे, स्त्रियां और बड़े वृद्ध सब लोग खुशी से रहें। बस यही कामना करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।